वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जिंगशू काम से फ्री होकर जब बाहर आती है तो शियोन इसका बहुत टाइम से इंतजार कर रहा होता है। जिंगशू शियोन से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने लिए दरवाजा खोल सकूं। ये सुनते ही शियोन जिंगशू के लिए कार का दरवाजा खोलने के लिए आ जाता है। जब शियोन कार में आकर बैठता है तो ये इसको मिल्क टी देता है। जिंगशू जैसे इसको पकड़ती है तो सोचने लगती है कि शियोन कब से मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहा है और इसे ये देखकर काफी अच्छा लगता है। अब मिस यी मिस्टर गॉन से मिलने के लिए आई होती है। मिस्टर गॉन कहने लगते हैं कि इस साल के जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सब अच्छे से सॉल्व हो गए हैं, इसीलिए मैं विश करता हूँ कि अगले साल भी सब कुछ ठीक रहे। इसके बाद जिंगशू शियोन को ऑफिस में मैसेज करती है कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से काफी पास है तो तुम्हें मुझे मेरे घर भेजने की जरूरत नहीं है। शियोन कहता है कि मैं तुम्हारे घर के काफी करीब हूँ, सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। अब जिंगशू मॉल आकर अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स खरीद लेती है। जिंगशू अपने डैड के लिए वॉच खरीदने आई होती है। इसको यहाँ पर अपने लिए भी एक वॉच पसंद आ रही होती है। इतने में यहाँ पर चुनली आ जाती है अपनी दोस्त के साथ। इसको देखकर जिंगशू ये वॉच खरीद लेती है। चुनली कहती है कि सबसे आसान रास्ता ये है कि अपने लिए एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, फिर तुम आराम से चीजें खरीद सकती हो। इतने में जिंगशू को शियोन का मैसेज आता है कि कल तुमने कितने बजे निकलना है। जिंगशू कहती है कि मैं 7 बजे निकलूंगी रेलवे स्टेशन के लिए। तो शियोन कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आऊंगा। जिंगशू सिर्फ चुनली को दिखाने के लिए शियोन को वॉइस मैसेज भेजती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और फिर अपनी वॉच लेकर यहाँ से चली जाती है। जिंगशू अपनी वॉच लेकर जाने लगती है तो ये चुनली से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अमीर है तो क्या हुआ, जब तुम उसे मिलोगी तो उसके बावजूद भी तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। ये कहकर जिंगशू यहाँ से चली जाती है। आज शियू यू से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आती है। यू कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही, तो शियू कहती है कि तुम अपने घर वापस जा रहे तो मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। यू कहता है कि तुम सिर्फ खास तौर पर मुझे गुड बाय कहने के लिए आई हो। तो शियू इस कैट को देखती है जिसको यू ने पकड़ा होता है। ये इसको प्यार कर रही होती है और पकड़ने लगती है। ऐसा करते हुए ये कैट शियू के हाथ पर अपने नेल्स मार देती है। जो शियू का हाथ देखने लगता है और पूछता है कि क्या ज्यादा दर्द हो रही है, तो शियू कहती है कि नहीं, लेकिन फिर भी यू कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। यू शियू का हाथ पकड़ते हुए लेकर जा रहा होता है तो शियू अपनी इस चोट पर भी खुश होती है। बैंडेज करवा कर शियू है तो शियू कहती है कि मुझे यहाँ पर लाने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर ने शियू को वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा तो ये यू से कहती है कि क्या आप तो अपने होम टाउन वापस जा रहे हैं तो आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। यू कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें हर दफा रिमाइंड करवा दूंगा। ये सुनते ही शियू तो खुश हो जाती है। अगले दिन जिंगशू अपना सामान लेकर घर के बाहर आती है तो शियोन इसका इंतजार कर रहा होता है। शियोन इसके पास आता है और इससे इसका लगेज पकड़ लेता है और इसको गाड़ी तक लेके जाने लगता है। फिर ये दोनों रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। शियोन जिंगशू से कहता है कि मैं उदास हूँ तो जिंगशू कहती है कि मैं भी इस बात को सोचकर उदास हो रही हूँ कि मैं तुम्हें इतने सारे दिन नहीं देख सकूंगी। अब शियोन जिंगशू को इसका लगेज पकड़ा देता है। अब जिंगशू जा रही होती तो ये सोचने लगती है कि तुम मुझे रोको, ये कहो कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए आ रहे हो, लेकिन शियोन जिंगशू को नहीं रोकता और जिंगशू यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिंगशू अपने घर आ चुकी होती है और इसके मॉम डैड को जिंगशू का दिया हुआ गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है। इतने में जिंगशू को शियोन का मैसेज आता है। इस मैसेज को देखते ही ये अपने रूम में आ जाती है। शियोन से पूछता है कि क्या तुम घर पहुंच गई हो, तो जिंगशू कहती है कि हाँ, मैं भी घर पर ही हूँ और कहने लगती है कि जब से मैं घर पर आई हूँ तो मुझे एक ही चीज याद आई है। शियोन कहता है कि क्या, तो जिंगशू कहती है कि तुम मुझे याद आए हो। ये मैसेज पढ़कर शियोन मुस्कुरा रहा होता है। फिर ये अपना कैजुअल देखता है और इसको देखते हुए कुछ सोचने लगता है। अब गॉन्जी शेन की कंपनी के बाहर आकर इसको कॉल कर रहा होता है, लेकिन इसका नंबर बन जा रहा होता है। इतने में यहाँ पर शेन का कैमरामैन आता है। गॉन्जी से पूछता है कि शेन कहाँ पर। ये बताता है कि शेन न्यू ईयर की छुट्टियां लेकर अपने घर गई है। कार में बैठने के बाद गॉन्जी उन सभी मैसेजेस को देख रहा होता है जो इसने शेन को सेंड किए होते हैं और दूसरी तरफ शेन भी इन मैसेजेस को देख रही होती है, लेकिन ये किसी मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करती। अब गॉन्जी एक लोकेशन पर पहुँच गया होता है और किसी का इंतजार कर रहा होता है। अब गॉन्जी शेन के घर के बाहर पहुँच गया होता है, लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद गॉन्जी यहाँ से वापस चला जाता है। अगले दिन गॉन्जी एक जगह कार में कहीं जा रहा होता है तो ये यहाँ पर शेन को देखता है जो शॉपिंग करके आ रही होती है। गॉन्जी शेन से मिलने के लिए जाने ही लगता है, लेकिन ये यहाँ पर एक लड़की को देखता है तो गाड़ी में वापस बैठ जाता है। शेन से कह रही होती है कि शादी की प्लानिंग करते वक्त पैसे नहीं बचाने चाहिए। ये बात सुनकर तो गॉन्जी बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि शेन इसको ये भी कह रही होती है कि मैं खुद जाकर ये सब देखूंगी। ये सब देखकर गॉन्जी बहुत हर्ट होता है। शेन इसी लड़की के साथ वेडिंग ड्रेस देखने के लिए आई होती है तो इसको यहाँ पर जिंगशू की कॉल आती है जिससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो शेन कहती है कि मैं अपने कजन की शादी की प्रिपरेशन में मदद करवा रही हूँ। फिर ये दोनों ऐसे ही कुछ देर एक दूसरे से बात करते हैं। अब घर पर शिव अपने फोन को देख रही होती है कि यू उसको हॉस्पिटल जाने का रिमाइंड करवाए और यू ने भी अपने फोन पर रिमाइंडर लगाया होता है, जिसको देखते ही यू शिव को मैसेज कर देता है। ये मैसेज देखकर तो शिव खुश हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो, मैं अकेले इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती। और मैसेज में लिखती है कि मैं इस दफा इंजेक्शन लगवा लूंगी अगर तुम मुझे अगली दफा इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर जाओगे। यू ये मैसेज पढ़कर कुछ सोचने लगता है और फिर ये शिव को मैसेज कर ही देता है कि ठीक है, मैं अगली दफा तुम्हारे साथ
साथ चला जाऊंगा। अब शेन जब अपने घर आती है तो गॉन्जी इसका इंतजार कर रहा होता है। शेन इसको यहाँ पर देखकर कहने लगती है कि तुम्हें मेरे घर के एड्रेस का कैसे पता चला। गॉन्जी कहते कि ना तो मेरी कॉल्स उठा रही थी, ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रही थी, तो मुझे तुम्हारे बारे में परेशानी हो रही थी, तो मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गया। शेन कहती कि मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ। गॉन्जी कहते कि तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मुझे मजीद अवॉइड नहीं करोगी, लेकिन शेन इसकी बात टाल देती हुई कहती कि कल न्यू ईयर है तो तुम्हें जल्दी घर चले जाना चाहिए। ये कहकर शेन जाने लगती है तो गॉन्जी इसको रोक लेता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शेन कहती है कि एक लंबे अरसे तक अगर आप किसी टॉय से भी खेलें तो आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। तुम्हारा प्यार सिर्फ वक्त जज्बात पर डिपेंड करता है। मैं एक ऐसे इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकती जिसका अपने ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं हो। गॉन्जी शेन से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शेन कहती है कि हमारे इस रिलेशनशिप का कोई मकसद ही नहीं है, इसीलिए हमें एक दूसरे को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये कहकर शेन यहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही दुखी दिखाई दे रहे होते हैं। अब जेंगशो को घर पर शियोन की कॉल आती है तो उसे पूछा होता है कि क्या तुमने न्यू ईयर का डिनर कर लिया है। तो जेंगशो कहती है कि अभी नहीं किया, क्या तुमने कर लिया है। तो शियोन कहता है कि नहीं अभी नहीं किया और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो जेंगशो कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। जेंगशो शियोन से बात कर ही रही होती है कि इसकी मॉम इसको डिनर के लिए बुलाती है, तो ये शियोन को बाय कहकर कॉल बंद कर देती है। फिर जेंगशो अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है और दूसरी तरफ शियोन भी अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा होता है। अब जेंगशो अपने पेरेंट्स से कहती है कि हम मिलकर पिक्चर लेते हैं और दूसरी तरफ यू भी अपने पेरेंट्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा होता है और शन भी अपने घर के बाहर आकर बच्चों के फायरवर्क्स को देखकर एंजॉय कर रही होती है। अब जेंगशो अपनी फैमिली के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है तो इसको शियोन की कॉल आती है, तो ये कॉल सुनने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तो मॉम डैड इस बात पे बहुत हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये फोन सुनने के लिए अपने रूम में क्यों चली जाती है बार बार। इसके पेरेंट्स को शक हो गया होता है तो ये कहते हैं कि हमें चलकर देखना चाहिए। जेंगशो शियोन से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और उसको बताती है कि मेरे कॉलेज सीनियर की शादी आ रही है और बाहर खड़े जेंगशो के पेरेंट्स इसकी बातों को सुन रहे होते तो मॉम इसकी टोन को जज करते हुए कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये फोन पर इतने प्यार से तो किसी से बात नहीं करती। तो डैड कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। शियोन कहता है कि मेरे कोई प्लान्स नहीं है, बस अपने डैड और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। जेंगशो इससे इसकी नीड्स के बारे में पूछते तो शियोन कहता है कि वो भी अपनी एक्टिविटीज में बहुत बिजी है। शियोन जेंगशो से कहता है कि तुम जल्दी वापस आओ। तो जेंगशो कहती है कि ठीक है। जेंगशो कहती है कि अगर मेरे पेरेंट्स जल्दी सो गए तो फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगी। तो शियोन इसको इनडायरेक्टली कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं सोता हूँ। जेंगशो कहती है कि मुझे समझ आ गई है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो जेंगशो कहती है कि तुम कॉल बंद क्यों नहीं कर रहे। तो शियोन कहता है कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कॉल बंद करोगी और फिर जेंगशो इसको हैप्पी न्यू ईयर बोलकर कॉल बंद कर देती है। शियोन वापस आता है तो शियो उसको देख कर कहने लगती है कि कॉल करने के लिए आप बाहर गए और आप किसी से 10 मिनट से ज्यादा बात कर रहे थे। न्यू ईयर पर किसी से आप काम के बारे में बात तो नहीं करेंगे, तो आप किसी लड़की से ही बात कर रहे थे। तो शियोन कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। ये सुनकर तो सारे हैरान हो जाते हैं। तो मिस्टर गॉन कहने लगते कि मैं जानता हूँ कि ये लड़की कौन है। अब सारे मिस्टर गॉन को देखने लगते हैं तो मिस्टर गॉन कहते हैं कि पहले शियोन को ही मिलवाना चाहिए। शियोन कहते हैं कि इसके बारे में मैं उससे पूछूंगा कि वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक में अनाउंस करना चाहती है या नहीं। ये अपने डैड के साथ गेम खेल रहा होता है तो उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हें शादी करने के लिए प्रेशराइज तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसको भी खो दो। तो ये कहते हैं कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। गेम खत्म होने के बाद ये अपने वीचैट पर एक पोस्ट अपलोड करता है जिस पर ये कैप्शन लिखता है कि शादी के लिए प्रेशराइज करने में पेरेंट्स की कुछ हिडन रीजंस होती हैं। शियोन यूकी ये पोस्ट देख रहा होता है। इस पर जेंगशो कमेंट करती है कि हमारे पेरेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। साथ ही जेंगशो शियोन को 2 ड्रेसेस की पिक्चर भेजते हुए पूछती है कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। शियोन इससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो जेंगशो उसको बताती है कि मैं एक इम्पोर्टेंट इंसान से मिलने के लिए जा रही हूँ। ये मैसेज देखते ही शियोन अपनी फैमिली से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है। शियोन के यहाँ से जाते ही शिव भी जा रही होती तो डैड कहने लगते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम्हें अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है तुम भी चली जाओ। अब जेंगशो शादी में जाने के लिए तैयार हो गई होती है और फिर ये अपने सीनियर की शादी पर आ जाती है। अब अपने सीनियर से मिलने के बाद ये टेबल पर बैठने ही वाली होती है तो इसकी फ्रेंड्स आती हैं जो इसको अपने साथ बैठने के लिए कह रही होती हैं और इसको जबरदस्ती यहाँ से ले जाती हैं। अब इस टेबल पर जेंगशो के सभी पुराने क्लासमेट्स बैठे होते हैं। इसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हारा अब कोई बॉयफ्रेंड है। जेंगशो इस बात का जवाब देने ही वाली होती है कि इसका बॉयफ्रेंड है या नहीं कि इतने में यहाँ पर शिनजाओ चिल्ली के साथ आ जाता है और सभी लोग इनको देखने लगते हैं। इसके बाद ब्राइड जब फूलों का बुके फेंकती है तो ये बुके खुद ब खुद जेंगशो के हाथ में आकर गिर जाता है और अब जेंगशो से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो जेंगशो कहते कि हाँ। ये सुनते ही सभी लोग जेंगशो के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। अब जेंगशो इन फ्लावर्स की पिक्चर शियोन को सेंड कर देती तो शियोन से पूछता है कि क्या तुम्हें शादी में मजा आया। तो जेंगशो कहती कि नहीं। शियोन इसका कारण पूछता। जेंगशो कहती क्योंकि मेरी यहाँ पर किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई जिसको मैं पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ शियोन और शिव जेंगशो की सिटी ही आ रहे होते हैं। अब शिव यू को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे होम टाउन आ रही हूँ, क्या तुम मुझे अपना होम टाउन घुमाओगे। तो यू इससे सॉरी कर लेता और कहता है कि मैं भी अपने रिलेटिव्स के घर पर हूँ। तो शिव कहती कि कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास यहाँ पर गुजारने के लिए कुछ दिन है। फिर जब ये
लोग खाना खा रहे होते तो चिनली जिंगशू के सामने शो ऑफ करने के लिए शिंगजो से कह रही होती है कि मुझे तुम सूप डाल कर दो, कभी कहती है कि तुम मेरे लिए श्रिम्प्स छील कर दो। बाकी सब लोग भी इसकी हरकतों को देखकर इरिटेट हो रहे होते हैं। अब जिंगशू की फ्रेंड इससे इसके बॉयफ्रेंड के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगती है तो ये सुनकर चिनली कहने लगती है कि जिंगशू का बॉयफ्रेंड फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा, दिखने में भी अच्छा दिखता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा बड़ा है जिंगशू से। अब इस बारे में दोनों की बहस स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन शिंगजो चिनली को रोक देता है। साथ ही जिंगशू को शॉन का वॉइस मैसेज आता है कि अगर तुम यहाँ पर खुश नहीं हो तो तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ये वॉइस मैसेज सुनते ही जिंगशू इन सबको गुड बाय कहती है और यहाँ से चली जाती है। जिंगशू जैसे ही बाहर आती है तो शॉन खड़ा इसका इंतजार कर रहा होता है। शॉन इसके पास जाता है तो देखता है कि जिंगशू का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो शॉन जिंगशू को यहाँ से लेकर चला जाता है। जब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं तो चिनली और शिंगजो भी बाहर आते हैं, जो बहुत गौर से शॉन की कार को देख रहे होते हैं। जिंगशू अपनी विंडो नीचे करती है और इसे पूछती है कि आखिर तुम इतना गौर से क्या देख रही हो, और चिनली तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसका बॉयफ्रेंड शॉन है। मास्टर फैन चिनली से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो चिनली कहती है कि अंकल मैं यहाँ शादी में आई हूँ, और जिंगशू ये देखकर बहुत हैरान होती है कि चिनली के अंकल मास्टर फैन है। शॉन से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन है, तो जिंगशू को तो अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि इतनी बड़ी गलतफहमी में रह रही थी। इतने में ही जिंगशू का सीनियर यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर सब कुछ सही से हैंडल नहीं कर पाया। जिंगशू कहती है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए कि तुम्हारी शादी पर मेरी वजह से एक सीन क्रिएट हो गया, और पीछे खड़े सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि आखिर अंदर क्या हुआ था, और इन सभी बातों को शॉन भी सुन लेता है। जिंगशू का सीनियर इससे माफी मांग रहा होता है तो जिंगशू कहती है कि कोई बात नहीं, हम इस बात को भूल जाते हैं। तो शॉन कहता है कि तुम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है और बस हम इस बात को भूल जाते हैं, क्या तुमने मुझसे पूछा है, और ये बात शॉन ने काफी गुस्से में कही होती है। अब मास्टर फैन चिनली को इशारा करते हैं तो चिनली शॉन के पास आती है, तो शॉन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं कहा, मुझे सिर्फ माफी चाहिए, और फिर चिनली को बड़े अच्छे तरीके से जिंगशू से माफी मांगनी पड़ती है इन सब लोगों के सामने। जिंगशू तो इस सिचुएशन के कारण बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है, और अब शॉन मास्टर फैन से कहता है कि आप गाड़ी चलाएं। सभी लोगों के यहाँ से जाने के बाद शिंगजो चिनली से पूछता है कि आखिर तुमने अपने अंकल के बारे में मुझसे क्यों झूठ बोला, तो चिनली कहती है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, ये सभी अंदाजे तुमने खुद लगाए हैं, और ये शिंगजो पर गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। जिंगशू शॉन से पूछती है कि आखिर तुम अचानक यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो शॉन कहता है कि मैं यहाँ पर स्टार्स देखने के लिए आया हूँ। जिंगशू कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर ज्यादा स्टार्स देख सकोगे। इस बात में शॉन इसको देखने लगता है जैसे इसने कोई गलत बात कह दी है। इतने में जिंगशू को शिव की कॉल आती है, जिससे कहती है कि मैं आपको आपके घर पे मिलना चाहती हूँ, तो जिंगशू इसके लिए मान जाती है। जिंगशू शॉन को कहती है कि मुझे अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाना है, हमारे घर की साइड पर जो नाइट सीन है वो बहुत फेमस है, तुम उसको देखने के लिए जा सकते हो। शॉन कहते हैं कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। जिंगशू कहती है कि मैं भला तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, लेकिन मेरी अपनी दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट है। शॉन इसकी बातें सुनकर गुस्सा हो गया होता है, इससे पूछता है कि मैं तुम्हें कहाँ पर उतारूं, तो जिंगशू कहती है कि तुम मुझे यहीं पर उतार दो। अब जिंगशू सारी बात के बारे में शेन को बताती है और इसे पूछती है कि क्या मुझे अभी भी शॉन को सच बताना चाहिए, तो शेन कहती है कि ये बात मुझे और तुम्हें पता है शिव को, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शॉन को ये बात बतानी चाहिए। इसके बाद शिव और जिंगशू स्पा के लिए आ जाती हैं। शिव जिंगशू से पूछती है कि आपका इतना मूड क्यों ऑफ है, तो जिंगशू कहती है कि मैं बस न्यू ईयर की वजह से थक गई हूँ। जब ये दोनों कपड़े चेंज करके आ जाती हैं तो शिव जिंगशू से पूछती है कि आप जिसको चेस कर रही थी उससे आपका रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, तो जिंगशू कहती है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। शिव कहती है कि मैं आपको अपने अंकल से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। जिंगशू कहती है कि अब मैं किसी और के अंकल को नहीं जानना चाहती। शिव कहती है कि ठीक है। शिव कहती है कि इस सब को भूल जाते हैं और हम दोनों सेल्फी लेते हैं, और फिर शिव इस सेल्फी को अपने वीचैट पर पोस्ट कर देती है। अब ये दोनों यहाँ से वापस जा रही होती हैं तो जिंगशू शियोन को सामने से आता हुआ देखती है। जिंगशू तो ये सोचकर हैरान हो रही होती है कि भला ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि शियोन भी यहाँ पर आ जाए, और जैसे ही शिव शियोन को देखती है तो ये इसको अंकल कहती है, और जिंगशू तो ये सुनकर शॉक में ही आ जाती है। शियोन शिव से कहता है कि तुम अपने रूम में वापस चली जाओ, और अब शियोन जिंगशू को ऐसे ही देख रहा होता है, जबकि जिंगशू तो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है। और फिर शियोन जिंगशू को यहाँ से लेकर चला जाता है। शिव भी इनको जाता हुआ देख लेती है। शियोन जिंगशू को जबरदस्ती रेस्टोरेंट ले आता है। शियोन को यहाँ पे मैसेज करके शिव ने बुलाया होता है, और अब शियोन इसे पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरी वजह से कैसे अपसेट फील कर रही हो। जिंगशू सोच रही होती है कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं शिव को ऐसा करने के लिए मारूं। जिंगशू शियोन से कहती है कि जब मैंने पहली दफा तुम्हें शिव के साथ देखा था तो मुझे यूँ लगा कि जैसे तुम उसको पसंद करते हो। आज जब फिर शिव तुम्हारे साथ आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि शिव के अंकल तुम हो। अगर तुम पहले ये बात क्लियर कर देते तो मैं इतना कुछ ना सोचती, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। शियोन जिंगशू से पूछता है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो, तो जिंगशू इस बात का जवाब दिए बगैर ही जाने लगी होती है, लेकिन शियोन इसको जाने नहीं देता और इसे कहने लगता है कि तुम अब जवाब देने से अवॉइड नहीं करोगी, और फिर पूछता है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। जिंगशू ये सवाल सुनकर सोच में पड़ जाती है, तो शियोन कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड जितना पसंद करती हो,
या उससे ज्यादा। जेंगशु कहती है कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा पसंद करती हूँ। तो शियोन कहता है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करता हूँ। अब जेंगशु शियोन से कुछ कहने वाली होती है कि इसको अपने डैड की कॉल आ जाती है जो इससे घर आने के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो जेंगशु कहती है क्या फिक्र नहीं करे, मैं कुछ देर बाद घर वापस आ रही हूँ। जेंगशु अब इसको अपने डैड का बताकर जाने लगती है तो शियोन इसको रोक लेता है और कहते कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। जेंगशु रुकना चाह रही होती है लेकिन ये नहीं रुकती और अब शियोन इसी रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और इसको अपना और जेंगशु का एक साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है। शियोन अपने रूम में वापस आता है तो बाहर मास्टर फैन खड़े होते हैं जो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि अपनी नीस की जगह आपसे माफी मांग सकूं। शियोन कहता है कि कहो क्या कहना चाहते हो। मास्टर फैन कहता है कि मैंने अपनी नीस को खूब डांटा है और इसे ये भी कहा है कि वो खुद जाकर जेंगशु से माफी मांगे। ये सब कुछ गलतफहमी के कारण हो गया है। शियोन कहता है कि कौन सी गलतफहमी। तो मास्टर फैन कहने लगते हैं कि चिनली के बॉयफ्रेंड को ये लगा था कि आप चिनली के अंकल हैं, इसी कारण उसने मिस जेंगशु को छोड़ दिया था। और इतने अरसे से ये सारी बात जो जेंगशु शियोन को बताना चाह रही होती है वो मास्टर फैन शियोन को बता देते हैं। अब शियोन को जेंगशु की वो बातें याद आती हैं जो इसने शेन से की होती हैं। तो शियोन कहने लगता है कि अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो आखिर फिर तुम मुझे चेस क्यों कर रही हो। शियोन ये सारी बात जानकर काफी गुस्से में होता है। जेंगशु यही सोच रही होती है कि क्या इसको अब ये बात शियोन को बता देनी चाहिए या नहीं। इतने में ही जेंगशु को चिनली के मैसेज आते हैं और ये कहती है कि तुम मुझे एम्बैरस करने में तो कामयाब हो ही गई हो, लेकिन अगर शियोन को ये बात पता चल जाए कि तुम सिर्फ शिंगजाओ से बदला लेने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में हो तो वो क्या करेगा। जेंगशु कहती है कि तुमने खुद गलती की है और अब तुम उसका इल्जाम दूसरों को मत दो। ये लिखकर जेंगशु चिनली को ब्लॉक कर देती है और फिर जेंगशु शियोन को मैसेज करती है कि कल मैं तुम्हें एक्वेरियम के बाहर मिलूंगी 10 बजे। जेंगशु शियोन को मैसेज करती है कि मैं शियोन से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शुरुआत में मैंने शियोन को अपने फायदे के लिए हासिल करना चाहा है। मैं कल शियोन को सारी बात बता दूंगी और उसके बाद जो भी होगा मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद शियोन शिव के रूम में जाता है। शियोन शिव से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिचुएशन का कोई भी फायदा उठा सकता हूँ। तो शिव कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई भी नहीं होगा, आपको बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है। शियोन कहता है लेकिन उसके दिल में तो कोई और है, तो फिर मैं कैसे ट्राई कर सकता हूँ। शिव कहती है कि जेंगशु किसी कारण से किसी को चेस कर रही थी लेकिन अब उसने गिव अप कर दिया है, इसीलिए अब ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। शियोन को तो पहले लगा था कि ये जो भी जेंगशु के बारे में सोच रहा है वो सिर्फ एक शक है, लेकिन शिव की बातें सुनने के बाद उसको यकीन हो जाता है कि ये सही सोच रहा था और ये यहाँ से चला जाता है। जब शियोन अपने रूम में जा रहा होता है तो इसने कल जेंगशु के लिए रेस्टोरेंट में कुछ अरेंज करवाया होता है। मैनेजर की कॉल आती है कंफर्म करने के लिए, तो शियोन कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर इस बात से काफी अपसेट हो गया होता है तो ये अपने रूम में जाकर ड्रिंक करने लगता है। शियोन को शिव की कॉल आती है जिसको कहती है कि मेरे स्टमक में बहुत दर्द हो रही है। शियोन कहते हैं कि तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। फिर ये दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। शिव को ड्रिप लगी होती है और ये भी अपने अंकल को जेंगशु से बात करने के लिए पुश कर रही होती है, लेकिन शियोन से कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर शिव अपने हाथ की पिक्चर खींच कर वीचैट पर अपलोड कर देती है और कहती है कि मैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हूँ। अगली सुबह जब जेंगशु उठती है तो ये कुछ सोच रही होती है। शिव की वीचैट की पोस्ट देखता है और इसको देखते ही अपने घर से चला जाता है, जबकि शिव और शियोन ने सारी रात यहीं पर गुजारी होती है। शिव अपने फोन को देखते हुए कह रही होती है कि यू अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। शियोन शिव से कहते हैं कि तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर हम वापस घर जा रहे हैं। शिव कहती है कि हम कल ही तो आए हैं। तो शियोन कहते हैं कि तुम बीमार हो। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल से चले जाते हैं और साथ ही यहाँ पर भागता हुआ यू भी आ जाता है। ये रिसेप्शन पर जाकर शिव के बारे में पूछता है तो नर्स बताती है कि वो ट्रिप के बाद अभी घर चली गई हैं। यू शिव को मैसेज करता है कि क्या अब तुम ठीक हो। शिव से पूछना चाह रहा होता है कि अब तुम कहाँ पर हो, लेकिन ये मैसेज यू इसको सेंड नहीं करता। अब जेंगशु अपने मॉम डैड से कहती है कि मुझे आज काम है तो मैं रात डिनर के लिए नहीं आऊंगी। ये कहकर ये अपने घर से चली जाती है। अब जेंगशु एक्वेरियम आ जाती है और ये बाहर खड़े होकर शियोन का इंतजार कर रही होती है। जेंगशु को इंतजार करते हुए काफी देर हो गई होती है। ये शियोन को मैसेज भी करना चाह रही होती लेकिन नहीं करती और दूसरी तरफ शियोन इसी एक्वेरियम के बाहर कार में बैठा होता है और ये कार से ही जेंगशु को देख रहा होता है। अब जेंगशु काफी देर से इंतजार कर रही होती है तो ये शियोन को कॉल कर लेती है। शियोन इसकी कॉल उठा लेता है। जेंगशु से पूछते कि क्या तुम आ रहे हो या नहीं। शियोन कुछ सोचने के बाद कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ एक्टिंग करूं। ये बात सुनते ही जेंगशु के हाथ में जो बॉटल्स होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। जेंगशु कुछ कहने वाली होती है कि शियोन कॉल बंद कर देता है और इसको अपने शन की बातें याद आने लगती हैं कि जब इसने शन को कहा था कि एक अच्छा इंटरव्यू लिखने के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ये बात
बातें शियोन ने सुन ली होती हैं। जेंगशु कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो और जेंगशु यहाँ पर खड़े होकर रोने लगती है। जेंगशु की मॉम को इसकी टेंशन हो रही होती है। इसके डैड से कहती है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, जब से ये घर पर आई है बस सारा दिन अपने कमरे में सोती ही रहती है। लेकिन डैड तो कह रहे होते हैं कि तुम ज्यादा ही टेंशन ले रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मॉम जेंगशु के रूम में आती है, कहती है कि उठ जाओ, खाना खाने का टाइम हो गया है। जेंगशु अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने के बाद जब जा रही होती है अपने रूम में, तो उसकी मॉम कहती है कि कल मैं यू की मॉम से मिलने वाली हूँ, तो क्या तुम कल मेरे साथ डिनर पर आना चाहोगी? जेंगशु कहती है कि मैं नहीं जा रही हूँ। मॉम कहती है कि यू बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सारी लड़कियाँ यू जैसा बॉयफ्रेंड चाहती हैं। अगर तुम किसी को डेट नहीं करोगी तो खुद ब खुद तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन जाएगा ना। जेंगशु अपनी मॉम की बात सुनकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन मॉम कहती है कि ये कल सारा दिन भी सोती रही है अपने कमरे में और अब नाश्ते के लिए भी बाहर नहीं आई, कुछ तो गड़बड़ है। मॉम जेंगशु के रूम में आकर इसे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। जेंगशु कोई जवाब नहीं देती तो मॉम कहती है कि अगर काम में कोई मसला है तो तुम अपने डैड के पास जा सकती हो, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें कोई इमोशनल मसला है तो फिक्र नहीं करो, वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं भुला सकती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं है। जेंगशु कहती है कि मॉम मैंने कुछ गलत कर दिया है। मॉम कहती है कि गलती किससे नहीं होती, बस तुम फ्यूचर में ऐसी गलती ना करना। तो जेंगशु कहती है कि कोई फ्यूचर नहीं है। मॉम कहती है कि ऐसी बातें नहीं करो, फ्यूचर है तो हमारे पास उम्मीद है। गॉन्जी काम की फाइल देखते हुए ब्रूस के बारे में बात कर रहा होता है, जबकि शियोन जेंगशु की प्रोफाइल चेक करते हुए कहता है कि वाकई में ये एक बेरहम इंसान है और गुस्से से अपना फोन साइड टेबल पर रख देता है। अब जेंगशु के घर पर योंगी आता है। जेंगशु की मॉम दरवाजा खोलती है तो योंगी बताता है कि मैं जेंगशु से मिलने के लिए आया हूँ। तो मॉम कहती है कि न मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है और ना ही जेंगशु ने तुम्हारा कभी जिक्र किया है। तो योंगी कहता है कि अभी कुछ टाइम पहले हमारी मुलाकात हुई है, मैं जेंगशु से मिलना चाहता हूँ। मॉम योंगी को देखकर कहने लगती है कि वो तुम ही हो ना जिसने जेंगशु को इतना अपसेट कर दिया है। योंगी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मॉम कहने लगती है कि अगर तुम उसको सही से मनाओगे तो वो मान जाएगी। योंगी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर जेंगशु की मम्मी से क्या बातें कर रही हैं, लेकिन ये कह देता है कि मुझे आपकी बात समझ आ रही है। तो जेंगशु की मॉम कहती है कि अगर तुम्हें समझ आ गई है तो फिर अंदर आ जाओ। और जेंगशु जब अपने रूम से बाहर आती है तो ये इसको यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो योंगी इसको हैप्पी न्यू ईयर कहता है। जेंगशु की मॉम से कहती है कि ये बहुत दूर से आया तो तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये कह कर जेंगशु की मॉम यहाँ से चली जाती है। जेंगशु कहती है कि ये शहर इतना बड़ा नहीं है, मैं तुम्हारी इस शहर को घूमने के प्लान बनाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम करना है इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। योंगी से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी और फिर ये जेंगशु के लिए घर पर खाना तैयार करता है। जेंगशु खाना ट्राई करते थे, वाकई में मजे का होता है। इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो योंगी कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। ये बात सुनते ही जेंगशु को याद आता है कि शियोन ने भी इससे यही बात कही थी। जेंगशु कहते हैं कि ऐसा करना बंद कर दो और तुम वापस चले जाओ। योंगी कहते हैं कि क्या शियोन के साथ ब्रेकअप करना बहुत मुश्किल है। जेंगशु इस बात को कोई जवाब नहीं देती और खाना खाने लगती है। योंगी कहते हैं कि खाना खाने के बाद तुम मुझे अपने हाई स्कूल लेकर जाओगी। और फिर ये दोनों जेंगशु के हाई स्कूल आ जाते हैं। जेंगशु कहती है कि दरवाजा बंद है इसलिए हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन योंगी यहीं पर खड़ा होकर स्कूल को देख रहा होता है। योंगी कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे बारे में सीरियसली सोचोगी। जेंगशु कहती है कि मेरे दिल में कोई और है। योंगी कहते हैं कि मैं जानता हूँ और वो पहले ही तुमसे एक कदम दूर जा चुका है। जेंगशु कहती है कि अगर वो चला भी गया है तो मैं इंतजार कर सकती हूँ और तुम भी मुझे चेस कर सकते हो। यहाँ पर योंगी बाइसिकल्स देखता है तो कहता है कि हम इनको चलाते हैं। अब ये दोनों साइकिल्स पर राइड करते हैं। तो जेंगशु कहती है कि आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो योंगी कहता है कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना ही चाहते तो फिर मुझे एक चांस दो। जेंगशु कहती है कि हम बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं तुम्हें मौका दे दूं। दूसरी तरफ शियोन, यू और गॉन्जी आज हॉर्स राइडिंग के लिए आए होते हैं। हॉर्स राइडिंग करने के बाद ये तीनों यहाँ पर बैठ जाते हैं और ये तीनों ही अपसेट दिखाई दे रहे होते हैं। अब यू शियो को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम पहले से बेटर फील कर रही हो। अब शियोन जब इसको मैसेज करता हुआ देखता है तो ये भी अपना फोन पकड़ लेता है और जेंगशु का वीचैट देखने लगता है, लेकिन जेंगशु ने तो इसको कोई मैसेज नहीं किए होते और इसको देखकर शियोन और भी अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब गॉन्जी भी अपना फोन चेक करने लगता है। अब गॉन्जी शेन का वीचैट चेक करता है तो उसको देखते ही ये कहता है कि मैं पहले जा रहा हूँ। ये कहते ही गॉन्जी यहाँ से चला जाता है। अब गॉन्जी शेन के घर के बाहर आ जाता है और इसको मैसेज करके पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। इतने में ही शेन अपने कजन के साथ कहीं जा रही होती है। ये देखकर गॉन्जी को अच्छा नहीं लगता और ये इनका पीछा करने लगता है। अब गॉन्जी यहाँ पर आ गया होता है तो ये देखता है कि शेन इस लड़के के साथ वेडिंग ड्रेस डिसाइड करने के लिए आई है। ये देखते ही गॉन्जी शेन के पास आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। शेन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गॉन्जी कहता है कि क्या तुम हॉस्पिटल में नहीं थी। तो शेन कहती है कि मैं ठीक हूँ। गॉन्जी शेन का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि मेरे साथ आओ, लेकिन इसका कजन कहने लगता है कि तुम इसको कहाँ पर लेकर जा रहे हो, इसका अभी इसी वक्त हाथ छोड़ दो। तो गॉन्जी कहते हैं कि तुम्हारा मसला नहीं है। इसके कजन को तो कुछ समझ नहीं आया तो शेन कहती है कि ये मेरा दोस्त है। गॉन्जी शेन को बाहर लेकर आता है और कहने लगता है कि क्या तुम इस लड़के
लड़के से शादी करने वाली हो। शन कहती है कि इस बात का तुमसे क्या ताल्लुक है। तो गॉन्जी कहने लगता है कि तुम भी इसे शादी करना नहीं चाहती, वो जो तुम्हें दे सकता है वो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। शन कहती कि फीलिंग्स कोई चीजें नहीं होती जिनको आप खरीद सकते हैं। तो गॉन्जी से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर शन गॉन्जी को देखने लगती है। तो गॉन्जी कहता है कि पहले मैं जवाब देता हूँ इस बात का कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने अपने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है और फिर मेरे पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई। मेरी मॉम ने मेरे डैड से कहा कि वो थक गई हैं और ज्यादा इस शादी को नहीं चला सकती। मेरे डैड ने जितना चाहे मेरी मॉम को अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन उसके बावजूद मेरी मॉम ने अपनी शादी पर गिव अप कर दिया। ये सभी बातें मेरे माइंड में स्टक हो गई हैं और तभी से शादी पर से मेरा भरोसा उठ गया है। मुझे इस तरह की रिलेशनशिप इसलिए पसंद नहीं है कि इससे मैं आजाद फील करता हूँ, बल्कि इसलिए कि ऐसा करके कम से कम मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लेकिन जब से तुमने मुझे अवॉइड करना शुरू किया है तो मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ है। मैं दूसरों को तो बेवकूफ बना सकता हूँ लेकिन अपने आप को नहीं। गॉन्जी शन के हाथ पकड़कर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल कपल की तरह रहना चाहता हूँ। ये शन से कहने लगता है कि मैं सब कुछ खो सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं खो सकता। शन कहने लगती है लेकिन एक नॉर्मल रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हम दोनों ही अच्छे नहीं हैं। गॉन्जी तो बहुत इमोशनल हो गया होता है। ये शन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। शन गॉन्जी से कहती है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि हम दोनों ने ही कभी प्यार के बारे में सीरियस होकर बात ही नहीं की और इन सब के लिए पहले हमें अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए। ये सुनते ही गॉन्जी खुश हो जाता है और ये शन को हक करता है। आज न्यू ईयर की छुट्टियां खत्म हो गई होती हैं और जेंगशु अपने काम पर आ जाती है और ये यहाँ पर अपने आप से कहती है कि यहाँ पर मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा काम है और मैं सिर्फ उसी पे फोकस करूंगी। साथ ही जेंगशु को शिव का मैसेज आता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। इसके बाद सभी लोग जब काम करके घर वापस चले जाते हैं तो जेंगशु शन को कॉल करके बताती है कि शियोन को सारी बात का पता चल चुका है। जेंगशु से पूछती है कि क्या तुम फ्री हो, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। तो शन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और फिर शन गॉन्जी को कॉल करके कहती है कि आज रात में तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। तो गॉन्जी कहते कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें जल्द ही मेरे साथ मिलना होगा। शन कहती कि ठीक है, हम कुछ दिनों बाद मिलेंगे। अब जेंगशु शन के घर पर आ जाती है और ये बहुत ही अपसेट होती है। शन से कह रही होती कि मैं उसको ये सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूंगी। शन कहती है कि वो शुरू से तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस है, इसलिए ये सब पता चलने के बाद उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं। जेंगशु कहने लगती है कि मैं उसको सारी बात बताना चाहती हूँ और उसे माफी भी मांगना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनेगा। शन इसको कहती है कि अभी वो तुम पर गुस्सा है तो तुम थोड़े टाइम बाद कोई मौका देखकर उससे बात कर लेना, हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर दे। अगली सुबह जब जेंगशु उठती है तो ये शन को गॉन्जी से बात करते हुए सुन लेती है। जेंगशु जब टूथब्रश निकालने के लिए नीचे कैबिनेट खोलती है तो यहाँ पर मेंस परफ्यूम पड़ा होता है। जेंगशु जब अपने ऑफिस जा रही होती है तो ये शन से कहती है कि आज रात मैं घर वापस जा रही हूँ। शन सोचने लगती है कि ये तो रहने आई थी, फिर ये अचानक से क्यों जा रही है वापस। काम पर आने के बाद जेंगशु भी अपनी और शियोन की चैट देख रही होती है, दूसरी तरफ शियोन भी अपनी और जेंगशु के चैट को देख रहा होता है। अगले दिन जेंगशु योंगी की कंपनी में आती है। योंगी कहता है कि ऐसा लगता है कि अब तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो, इसीलिए तो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ गई हो। जेंगशु कहती कि मैं नहीं, रीडर्स तुम में इंटरेस्टेड हैं। और फिर जेंगशु अपना योंगी के साथ इंटरव्यू स्टार्ट कर देती है। जब इनका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो योंगी कहता है कि क्या तुमने कभी इस टॉपिक पर इंटरव्यू करने का सोचा है, उन सभी बिजनेसमैन से जो अपनी कंट्री वापस आकर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। जेंगशु कहती कि मेरे पास ये आइडिया है पहले से। योंगी कहता है कि अगर तुम ये करना चाहती हो तो मैं तुम्हें काफी लोगों से मिलवा सकता हूँ। जेंगशु तो ये सुनकर खुश हो जाती है और इसको थैंक्स बोलती है। अब शियोन अपने ऑफिस में होता है। शियोन अपने फोन को देख रहा होता है और कहता है कि मैं भी खास नहीं हूँ और काफी दुखी दिखाई दे रहा होता है। और जब नीचे पार्किंग में आता है तो इसका ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो ये उससे कहता है कि मैं कुछ टाइम तक ये गाड़ी इस्तेमाल नहीं करूंगा और दूसरी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। फिर इसके बाद चैन शिव के पास आता है और इसे रिसेंट क्लास के नोट्स देता है। शिव इसका शुक्रिया अदा करते और इस तरह बात करते हुए यू इनको देख लेता है। चैन शिव से कहता है कि क्या तुम क्लास लेने के लिए दोबारा नहीं आओगी। तो ये थोड़ा कंफ्यूज होकर इसे जवाब देती है, कहती है कि हाँ यकीनन आऊंगी, जब मैं बिजी होंगी तब तक मुझे तुम्हें इसी तरह से परेशान करना पड़ेगा और जब वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करूंगी। ये सुनकर चैन तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तभी इनके पास यू आ जाता है तो चैन शिव से कहता है कि प्रोफेसर यू बहुत नाइस हैं, तुम इनको क्यों नहीं बताती कि तुम लेट क्यों आओगी। ये सब कहकर ये यहाँ से चला जाता है। शिव भी जाने लगती है लेकिन यू कहता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मेरे साथ लंच पे चलोगी। शिव कहती है कि ठीक है। फिर इसके बाद अंकल गॉन शियोन से लियोन के बारे में बात पूछते हैं तो शियोन कहता है कि हमने एक एक्सपर्ट को कांटेक्ट तो किया है, अब देखें आगे क्या बनता है। अंकल गॉन कहते हैं कि ये सब काम भी जरूरी है लेकिन इस चक्कर में तुम अपने बिजनेस को निग्लेक्ट नहीं करना। फिर अंकल गॉन कहने लगते हैं कि मैंने काफी दिनों से जेंगशु को नहीं देखा, वो कहाँ है आजकल, उसे लेके आना तुम। तो शियोन कहता है कि वो अब दोबारा नहीं आएगी। अंकल गॉन समझ जाते हैं कि इन दोनों का झगड़ा हो गया है और कहते हैं कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, वैसे भी वो
तुम्हें काफी अटेंशन देती है। तो शियोन कहता है कि अब उसके पास अटेंशन देने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ यू और शिव लंच कर रहे होते हैं। तो यू कहता है कि तुम आज अचानक से यूनिवर्सिटी क्यों आई थी? तो ये कहती है कि मुझे क्लास वर्क के नोट्स चाहिए थे। यू कहता है कि अगर ऐसा था तो तुम मुझे बोल देती। तो शिव कहती है कि मुझे वैसे कोर्स वर्क की समझ नहीं आई थी। तो यू कहता है कि फिर तुम क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर लेती, और आजकल जो लेसन्स पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे काम से भी काफी रेलिवेंट है, लेकिन अगर तुम्हें कभी समझ ना आए तो तुम मुझसे डायरेक्टली आके पूछ सकती हो। शिव अपने मन में सोचती है कि यू अचानक से इसकी इतनी केयर कैसे करने लग गया है? क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि मैं इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं गई? और ये कहती है कि मैं बीमार थी तो इसलिए क्लासेस लेने नहीं आ सकी। अब शिव खुशी खुशी घर आती है तो शियोन पहले से ही घर बैठा होता है और इससे कहता है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो? तो ये कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गई थी। शियोन काफी उदास नजर आ रहा होता है तो ये शिव से कहती है कि अंकल आप उदास ना हो, इसमें आपको कोई कसूर नहीं है, बस आपको आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। शियोन से कहता है कि अब तुम्हें काम पे जाने की जरूरत नहीं है। शिव अपने अंकल को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मन में सोचती है कि आज मैंने यू के साथ थोड़ी प्रोग्रेस बना ही ली थी कि अब काम छोड़ना पड़ेगा। अब अगले दिन शिव ऑफिस जाती है और जिंगशू से कहती है कि मुझे कुछ छुट्टियां चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली कह रही है कि जब तक मैं सही से ठीक नहीं हो जाती तब तक काम पे नहीं जाऊंगी मैं। जिंगशू कहती है कि ठीक है। ये वहाँ से जाने लगती है तो जिंगशू कहती है कि क्या तुम्हारे अंकल को मालूम है कि तुम छुट्टियां ले रही हो? तो शिव थोड़ा शर्मिंदा होकर बताती है कि मेरे अंकल ने ही कहा था। तो जिंगशू कहती है कि फिर ठीक है तुम रेस्ट करो। इसके जाने के बाद जिंगशू अपने मन में कहती है कि शियोन ये सारी तुम्हारी प्लानिंग है कि तुम खुद से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुझसे दूर कर रहे हो। इसके बाद जिंगशू शियोन से मिलने के लिए उसकी कंपनी चाहती है, लेकिन असिस्टेंट चन आकर इसको बताता है कि शियोन के पास आपसे मिलने के लिए वक्त नहीं है। कहती है कि कोई बात नहीं मैं कल आ जाऊंगी। तो असिस्टेंट चन कहता है कि शियोन ने ये भी कहा है कि अब युनचंग और फाइनेंशियल रिड्यूस में जो कॉपरेशन चल रही थी उसको रोक दिया जाए। जिंगशू कहती है कि क्या आप मेरी एक दफा शियोन से मिलने में मदद कर सकते हैं? तो असिस्टेंट चन कहते हैं कि मुझे माफ कर दे क्योंकि शियोन ने कहा है कि वो अब आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहते। ये सुनकर जिंगशू को बहुत ही दुख होता है। पिगी यहाँ से चली जाती है। जाते हुए जिंगशू शियोन को मैसेज करती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं बहुत टाइम से तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। और ये शियोन से बहुत सॉरी करती है इस सब के लिए। शियोन जिंगशू के मैसेजेस पढ़ लेता है। जिंगशू कहती है कि अगर मुमकिन हो सके तो मैं तुमसे खुद मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी प्रॉब्लम की वजह से युनचंग और फाइनेंशियल रिड्यूस की कॉर्पोरेशन में कोई भी मसला नहीं आएगा। ये मैसेज पढ़कर शियोन को गुस्सा आ जाता है। जिंगशू साथ में शियोन को ये भी मैसेज लिखती है कि मैं वाकई में तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ, लेकिन ये मैसेज शियोन को डिलीवर नहीं हो पाता, जिसको देखकर जिंगशू रोने लगती है। ऑफिस जाकर जिंगशू शियोन को ईमेल करती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की वजह से दोनों कंपनीज के इस प्रोजेक्ट को कोई नुकसान हो, इसीलिए मैं आपको इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स भेज रही हूँ और इस प्रोजेक्ट को मेरी कोलीग हैंडल करेगी। अब ये ईमेल देखने के बाद तो शियोन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब जब ये बात मिस यी को पता चलती है कि जिंगशू ये प्रोजेक्ट छोड़ना चाह रही थी, इस पर गुस्सा करने लगती कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। तो जिंगशू कहती है कि अगर मैं खुद ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ूंगी तो फिर हमारी कंपनी और शियोन की कंपनी साथ में काम नहीं कर सकती हैं। जिंगशू के इस बात से मिस यी को पता चल जाता है कि इसके और शियोन के दरमियान झगड़ा चल रहा है और ये कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन तुम्हें भी फिर से इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। आज शियोन के डैड के साथ युनचंग की कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स मीटिंग करते हैं और मिस्टर टाओ शियोन के डैड से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि युनचंग के सभी मामला शाओमिंग हैंडल करे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक्सपीरियंस ना होने के कारण शियोन फिर से इसी तरह की गलतियां करे जो इसने लियान टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके की हैं। शियोन के डैड मिस्टर टियन से कहते हैं कि तुम्हें याद है कि 10 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि शाओमिंग के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हम उसको बिजनेस हैंडल करने के लिए दे देंगे तो वो गलत फैसले करेगा। ये सुनते ही मिस्टर टियन तो चुप हो जाता है। शियोन के डैड इसे कहते हैं कि ये सभी सीनियर्स बहुत सालों से तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इनकी बात ठीक है तो तुम्हें मान लेनी चाहिए और अगर बात ठीक नहीं लगती तो तुम उसको एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हो। शियोन इन सबसे कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स मैंने की हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लूंगा और लियान टेक्नोलॉजी को जो प्रॉब्लम का सामना है उसका सोल्यूशन भी मैं जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करूंगा। जिंगशू ऑफिस में शेन से बात कर रही होती है कि शियोन ने मुझे ब्लॉक कर दिया और वो मेरी ईमेल्स का भी जवाब नहीं दे रहा। तो शेन इसको हौसला देते हुए कहने लगती है कि तुम्हें शियोन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, घर जाकर रेस्ट करो और कोई अच्छा सा शो देखो। जिंगशू जब शेन की कॉल बंद करके यहाँ से चली जाती है तो यहाँ पर खड़ी होकर यूलिंग जिंगशू की बातें सुन रही होती है। अब जिंगशू मिस यी के ऑफिस में आते हुए उनसे कह देती है कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर रही हूँ, बेहतर है कि कोई और कोलीग ही कर ले। मिस यी भी इसकी बात मान जाती हैं। आज जब यू क्लास के लिए आता है तो ये देखता है कि यहाँ पर शिव नहीं है। अब ऑफिस में यूलिंग जिंगशू के पास आती है कहती है कि मैं तुम्हारे प्लान के मुताबिक युनचंग पर ये स्पेशल रिपोर्ट नहीं बनाऊंगी। जिंगशू कहती है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तो यूलिंग कहती है कि मैं भी जानती हूँ कि तुमने युनचंग से ये स्पेशल रिपोर्ट कैसे हासिल की थी और बहुत प्राउडली
जेंगशु से कहने लगती है कि फ्यूचर में इस स्पेशल रिपोर्ट का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। जेंगशु इसकी बात सुनकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन यूलिंग शियोन की कंपनी आ जाती है, इसको बताती है कि युनजिंग की स्पेशल रिपोर्ट की अब मैं इंचार्ज हूँ। लेकिन असिस्टेंट यूलिंग से कहता है कि आपकी कंपनी और हमारी कंपनी के दरमियान जो कॉर्पोरेशन है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन ये कह रही होती कि मैं आपका बहुत थोड़ा सा वक्त लूंगी। तो शियोन कहता है कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए मैं 2 जर्नलिस्ट से इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये कहकर शियोन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेंगशु जब ऑफिस से घर जा रही होती है तो बाहर योंगी इसका इंतजार कर रहा होता है। जेंगशु कहती है कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि मुझे घर जाकर आर्टिकल लिखना है। योंगी कहता है कि मैं इंस्पिरेशन के लिए तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ। अब मॉल में नैन चेन के साथ शॉपिंग करने के लिए आई होती है। ये यहाँ पर जेंगशु योंगी को साथ में देखती है। नैन इन दोनों को देखकर कहती है कि इनका कपल मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जबकि चेन शियोन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। जेंगशु कहती है कि तुम तो मुझे किसी इंस्पिरेशन वाली जगह पर लेकर जाने वाले थे, तुम मुझे शॉपिंग करवाने के लिए क्यों ले आए हो। योंगी कहता है कि अगर तुम्हें इस जगह से कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही तो मैं तुम्हें एक और जगह पर लेकर चलता हूँ। इसके बाद योंगी और जेंगशु बॉक्सिंग करने के लिए आ जाते हैं। जब ये दोनों बॉक्सिंग कर लेते हैं तो योंगी से पूछता है कि ये एक्सपीरियंस कैसा था। तो जेंगशु कहते हैं कि हाँ, ये करके मुझे अच्छा लगा। योंगी कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम कभी अपसेट हो तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब शियोन अगले दिन कंपनी पहुंचता है तो यूलिंग यहाँ पे बैठकर इसी का इंतजार कर रही होती है। शियोन असिस्टेंट सेन से कहता है कि इनकी कंपनी को नोटिस भेज दो कि ये अपनी कोई भी जर्नलिस्ट यहाँ पर ना भेजें। दूसरी तरफ शिव आज भी क्लास लेने के लिए नहीं आती तो यू जेंगशु को मैसेज करता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो। और अब जेंगशु यू के साथ डिनर के लिए आ गई होती है। यू जेंगशु को देखकर कहता है कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या तुम्हारी इंटर्न तुम्हारे साथ काम करवाने में मदद नहीं करती। तो जेंगशु कहती है कि शिव तो काफी लंबी लीव लेकर गई हुई है। जेंगशु नोटिस कर लेती है कि यू इसके बारे में परेशान है तो ये कहने लगती है कि शिव को कुछ भी नहीं हुआ, बस उसकी फैमिली चाहती है कि वो कुछ अर्सा रेस्ट करे। जेंगशु यू से शियोन की कंपनी के बारे में पूछने लगती है। यू इससे पूछता है कि क्या तुम और शियोन अब साथ में हो। तो कहती है कि हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है। यू कहता है कि शियोन बहुत जल्द गुस्सा नहीं होता, अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। अगर तुम सब कुछ सही से एक्सप्लेन कर दोगी तो मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। जेंगशु कहती है कि मैंने उससे माफी मांगी लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही। अब यू उससे पूछता है कि तुमने उससे माफी कैसे मांगी थी। जेंगशु उसको सारी बात बता देती है और यू कहता है कि शियोन इस बात पे गुस्सा है कि तुम्हें उसकी फीलिंग से ज्यादा अपने काम की परवाह है। जेंगशु कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, ये सारी मेरी गलती है। यू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अब मालूम हो गया तुम्हें आगे क्या करना है। तो जेंगशु कहती है कि हाँ, और तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया। आज शियोन वॉक करने के लिए आया होता है। इसको असिस्टेंट चेन की कॉल आती है कि मैंने चेक कर लिया है, जेंगशु ने ये प्रोजेक्ट खुद ही छोड़ा है। दूसरी तरफ जेंगशु भी यहाँ पर वॉक करने के लिए आई होती है। ये दोनों यहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को देखे बिना ही यहाँ से चले जाते हैं। रात में शियोन घर पर खड़ा कुछ सोच रहा होता है। जेंगशु उसके पास आते हुए उसे पूछती है कि क्या आप अपसेट हैं। शियोन शिव से पूछता है कि अगर एक लड़की आपको चेस कर रही हो लेकिन किसी मसले के कारण वो आपसे कांटेक्ट करना बंद कर दे तो इसकी क्या वजह होगी। शिव कहती है कि ऐसा करके लड़की थक जाती है और कई दफा लड़के को ही बात करने के इनिशिएटिव लेना पड़ता है। शिव शियोन से कहती है कि आपके और जेंगशु के दरमियान कोई गलतफहमी हो गई है। इतने में शिव को यू का मैसेज आता है कि वो इसके साथ वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल जा सकता है। ये देखकर शिव खुश हो जाती है और शियोन से पूछती है कि आपके लिए रिलेशनशिप में सबसे अहम चीज क्या है। तो शियोन कहता है कि एक रिलेशनशिप में सबसे अहम सच्चाई होती है और ये कि दोनों एक दूसरे को सिंसियरली ट्रीट करें, और अगर दो लोग अपने रिलेशनशिप की बुनियाद के बारे में एक जैसा नहीं सोचते तो वो कुछ टाइम बाद भी अलग हो जाते हैं। ये कहकर शियोन अपने रूम में चला जाता है। जब रूम में आकर शिव शियोन की बातों के बारे में सोच रही होती तो इसको यू के मैसेजेस आते हैं कि तुम कुछ दिनों से क्लासेस लेने के लिए नहीं आ रही तो मैंने तुम्हारे लिए सारा काम साइड पर रख दिया है। अगर तुम्हें कुछ ना भी समझ आए तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो और तुम मुझसे मिलने के लिए भी आ सकती हो। ये मैसेजेस देखकर तो शिव खुश हो जाती है, लेकिन शियोन की बात के बारे में सोचने के बाद शिव मैसेज करती है कि सभी नोट्स के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन कल मैं वैक्सीनेशन के लिए खुद ही चली जाऊंगी। ये मैसेज देखकर यू सोच रहा होता है कि अब आखिर शिव को क्या हो गया है, और अब योंगी जेंगशु को उन सभी लोगों से मिलवाता है जिसके बारे में इसने लास्ट टाइम बात की होती है। जेंगशु इन सबसे इंटरव्यू करके काफी खुश होती है। अब यू वो आर्टिकल पढ़ रहा होता है जो जेंगशु के साथ शिव ने लिखा होता है। इस आर्टिकल पर शिव की तारीफ करता है तो ये पढ़कर सोचने लगती है कि अगर एक दिन मैं जेंगशु की तरह ये पूरा आर्टिकल लिखूंगी तो कितना अच्छा होगा। और फिर एकदम काफी एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया है। और अब शिव क्लास लेने के लिए आ जाती है। शिव चंद को थैंक्स बोल रही होती है कि इसने इसके लिए जगह रखी है, और अब ये इसको थैंक्स करने के लिए जूस देती है जो देखकर यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्लास खत्म होते ही यू शिव के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आया है। तो शिव उसको अपने नोट्स दिखाते हुए कहती है कि मुझे ये वाले पॉइंट्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आए हैं। यू कहते हैं कि ये टॉपिक्स पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं, मैंने तुम्हें जो नोट्स भेजे हैं तुम उसको पढ़ लो, अगर उसके बाद भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। ये सुनकर शिव उसका थैंक्स बोलकर यहाँ से जाने लगती है। तो यू कहते हैं कि मेरी कोई क्लास
क्लास नहीं है तो क्यों ना हम लोग साथ में लंच करने के लिए चलें। शिव इसके लिए मान जाती है। अब जब ये दोनों कैंटीन जा रहे होते हैं तो यू की एक स्टूडेंट आती है जो उसे कहती है कि सीनियर्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है, हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर आकर लेक्चर दें। शिव कहती है कि मैं चली जाती हूँ, आप लोग आराम से बात करने, लेकिन यू कहते हैं कि जाने की कोई जरूरत नहीं है और अपनी स्टूडेंट से कहता है कि मैं बाकी की डिटेल्स तुमसे बाद में डिस्कस कर लूंगा। इसकी स्टूडेंट पूछती है कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन यू इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। शिव इससे पूछती है कि आपने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया इसको कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तो यू कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इस बात पे ये दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। अब शियान प्रोफेसर ली को लियॉन टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए लाया होता है। चेन कांग प्रोफेसर ली से कहता है कि आपने हमारे साथ काम करने के बारे में क्या सोचा है, तो प्रोफेसर ली कहते हैं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लैब को नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है कि अगर तुम डार्क हॉर्स कंपनी के साथ कोऑपरेशन कर लो तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तो चेन कांग इनकार कर देता है। लेकिन शियान प्रोफेसर ली के सजेशन के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद जेंगशु को मैसेज आता है योंगी का, जो इसे एक चैरिटी डिनर पर अपने साथ लेकर जाने के लिए इनवाइट करता है। जेंगशु इसको रिप्लाई करने के बारे में सोच रही होती है और यहाँ पर योलिंग अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है कि शियान भी इस चैरिटी इवेंट पर आने वाला है, तो जेंगशु भी इसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। अब जेंगशु और योंगी इस चैरिटी इवेंट पर आ जाते हैं और जब गॉन्जिन दोनों को साथ में देखता है तो कहने लगता है कि योंगी जेंगशु के साथ क्या कर रहा है। और फिर जेंगशु और शियान एक दूसरे को देखने लगते हैं। शियान जेंगशु के पास आने वाला होता है कि इतने में यहाँ पर शियान की एक्स गर्लफ्रेंड बेलिन आ जाती है और ये देखकर जेंगशु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब योंगी जेंगशु को इस तरह से देखता है तो ये कहता है कि हमें चलकर स्नैक्स खाने चाहिए और योंगी जेंगशु को अपने साथ ले जाता है और शियान इसको जाता हुआ देख रहा होता है। शियान इसको देख रहा होता है तो बेलिन से पूछती है कि क्या तुम इसको जानते हो, तो शियान कहता है कि हाँ। योंगी जेंगशु को खाने के लिए केक देता है, लेकिन जेंगशु को भूख नहीं लगी होती और ये शियान को ही लेके जा रही होती है। तो योंगी इसका हाथ पकड़ता है और इसको यहाँ से बाहर ले जाता है और शियान भी इसको लेकर जाते हुए देख लेता है। और बाहर आकर योंगी और जेंगशु ड्रिंक कर रहे होते हैं। योंगी जेंगशु से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, तो जेंगशु कहती है कि तुम अच्छे बॉयफ्रेंड बन सकते, लेकिन इस बात का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। दूसरी तरफ बेलिन शियान से कह रही होती है कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को एक और मौका नहीं दे सकते, तो शियान कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो बेलिन कहने लगती है कि तुम्हारा तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, तो शियान कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं उसके साथ ब्रेकअप कर रहा हूँ। योंगी जेंगशु से कहता है कि अगर तुम उसको इतना पसंद करती हो तो फिर उसके साथ क्यों नहीं हो, तो जेंगशु कहती है कि इसमें भी मेरी ही गलती है। ये सुनते ही योंगी फिर जेंगशु को यहाँ से ले जाता है। बेलिन शियान से कहती है कि जब से वो यहाँ से गई है तुम और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हो, तुम बहुत बदल गए हो। शियान कहते हैं कि सभी बदल जाते हैं वक्त के साथ, ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब बाहर आकर शियान जेंगशु को ढूंढ रहा होता है और ये देखता है कि जेंगशु और योंगी पेड़ पर चढ़ रहे हैं। शियान इसको देखकर कहने लगता है कि जेंगशु तुम अभी नीचे आओ। जेंगशु कहती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। योंगी यहाँ से जेंगशु को व्यू दिखाना चाह रहा होता है तो ये इसको ऊपर आने के लिए कहता है, जबकि शियान इसको नीचे आने के लिए कह रहा होता है। जेंगशु कहती है कि मैं नीचे तब तक नहीं आऊंगी जब तक तुम मुझे प्यार से नहीं बुलाओगे, और अब शियान इसको प्यार से बुला रहा होता है और इसको फेरी कह रहा होता है। और ये सुनते ही जेंगशु नीचे आ जाती है और शियान इसको पकड़ लेता है ताकि ये कहीं गिर ना जाए। जेंगशु शियान से कह रही होती है कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब तुम मुझे इग्नोर करते हो। योंगी शियान से कहता है कि तुम जेंगशु को छोड़ दो और जाने दो, तो शियान कहते हैं कि जेंगशु को जो कुछ भी चाहिए वो मैं ही उसको दूंगा। ये कहकर शियान जेंगशु को यहाँ से ले जाता है। शियान जब जेंगशु को कार में लाकर बिठाता है तो इसको अपना कोट देकर बैठने वाला होता है कि जेंगशु इसको कहते हैं कि तुम मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। फिर जेंगशु बार बार शियान का नाम लेने लगती है तो शियान कहते हैं कि मैं यहीं पर हूँ। जेंगशु शियान को हक करके कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ये रोने लगती है और कहती है कि सब लोग तुमसे मिल और देख सकते हैं लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिल सकती, मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। शियान कहता है कि फिर तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। शियान जेंगशु से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन जेंगशु इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो शियान देखता है कि जेंगशु तो सो चुकी है और फिर शियान जेंगशु को ऐसे सोने देता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। घर पर आने के बाद शियान जेंगशु को अनब्लॉक कर देता है। अगली सुबह जब जेंगशु उठती है तो इसको योंगी गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है और इससे पूछने लगता है कि क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। जेंगशु से पूछने लगती है कि आखिर कल रात मुझे घर किसने भेजा था, लेकिन ये इसको ये मैसेज सेंड नहीं करती और फिर कल रात के बारे में सोचने लगती है, लेकिन जेंगशु को कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद जेंगशु जब ऑफिस आ जाती है तो इसकी कोलीग कहती है कि योंगी ने तुम्हारे लिए फ्रूट्स भेजे हैं, तो जेंगशु कहती है कि तुम इनको सभी कोलीग्स में बांट दो। थोड़ी देर बाद इसकी कोलीग आकर बताती है कि तुम्हारे लिए एक कोरियर आया है। जेंगशु जब इसको देखने के लिए आती है तो ये सर्फिंग बोर्ड होता है और योंगी ने इस पर एक नोट भी लिखा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको राइड करते हुए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जेंगशु इसको कहती है मैसेज करके कि मैं ये तुम्हें वापस कर दूंगी। तो योंगी कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया, आखिर में तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूँ। तो जेंगशु से पूछती है कि कल डिनर के बाद क्या हुआ था। योंगी कहता है कि अगर तुम इसके बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। जेंगशु कहती है कि अब मुझे इसके बारे में नहीं जानना। योंगी कहता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा
तुम्हारा सिटी स्क्वायर में इंतजार करूंगा। और इतने में मिस यी जेंगशु को बुलाने के लिए आ जाती हैं। आज असिस्टेंट चेन शियोन के पास फाइल लेकर आता है तो शियोन इसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है। तो ये कहने लगता है कि योंग यी जेंगशु को चेस कर रहा है। ये बात सुनकर तो शियोन को अच्छा नहीं लगता और ये गुस्से से फाइल टेबल पर फेंक देता है और असिस्टेंट चेन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और शियोन खुद कुछ सोचने लगता है। मिस यी यूलिंग को अपने पास बुलाती है और उसको कहती है कि तुमने ये जो यूजिंग पर रिपोर्ट बनाई है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लिखी हुई और इसे कहती है कि इसको दोबारा लिखो। यूलिंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। मिस यी कहती है कि अगर तुमने दोबारा भी काम सही से नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारी जगह इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज किसी और को बना दूंगी। मिस यी के ऑफिस से आने के बाद यूलिंग जेंगशु से कहने लगती है कि पहले तुम शियोन के पीछे पड़ी हुई थी और अब तुम योंगी के साथ हो, इसी कारण तुम्हारी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी होती हैं। नैन इसको कहती है कि तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जेंगशु की रिपोर्ट इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो अपने काम में काफी अच्छी है। जेंगशु कहने लगती है कि मैं उस चीज को कभी भी एडमिट नहीं करूंगी जो मैंने नहीं की और यूलिंग भी इस पर गुस्सा करके चली जाती है। शेन गॉन्जी के साथ लंच करने के लिए आई होती है कि इसको जेंगशु का फोन आता है जिससे पूछती है कि क्या आज रात तुम फ्री हो। शेन गॉन्जी के साथ कहीं जाने वाली होती है लेकिन ये जेंगशु को कह देती है कि हाँ मैं फ्री हूँ। ये सुनकर गॉन्जी को डिसअपॉइंटमेंट तो होती है लेकिन ये शेन को कुछ भी नहीं कहता। जेंगशु शेन के साथ डिनर कर रही होती है और इसको बताने लगती है कि डिनर वाली रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी इसलिए मुझे याद नहीं है कि मुझे घर वापस किसने भेजा था। ये अपने आप से कह रही होती है कि ये सिर्फ मेरा सपना है कि शियोन ने मुझे घर भेजा था क्योंकि वो इस टाइम बेलिन के साथ था। तो शेन कहती है कि शियोन भी तो हो ही सकता है, क्या वो तुम्हें उसके मिलने के लिए आया। जेंगशु इस बात का कोई जवाब नहीं देती तो शेन कहती है कि शियोन के मुकाबले में योंगी भी बुरा नहीं है, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। जेंगशु कहती है कि फीलिंग्स एमसीक्यूज की तरह नहीं है कि हम किसी को भी चूज कर लें। दूसरी तरफ शियोन गॉन्जी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। शियोन गॉन्जी से कहते हैं कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है। तो गॉन्जी उसको बता देता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और शियोन की हालत देखकर कहने लगता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह ऐसे ही स्ट्रगल की है लेकिन जो लोग आपके दिल में होते हैं आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने बात करने का इनिशिएटिव ले लिया और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर रोज ही दुनिया का सबसे खुश तरीन इंसान हूँ। गॉन्जी कहता है कि तुम उससे डायरेक्ट बात करो और तुम जो पूछना चाहते हो वो पूछ लो। तो शियोन कहता है कि उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, यही उसका जवाब है। अब गॉन्जी को शेन की कॉल आती है। शेन से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो गॉन्जी उसको बताने लगता है कि मैं शियोन के साथ ड्रिंक कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही अपसेट है क्योंकि वो जेंगशु के कारण बहुत हर्ट हो गया है। ये बात सुनकर शेन कहने लगती है कि शियोन के कारण जेंगशु हर्ट हुई है और अब गॉन्जी फोन स्पीकर पर कर देता है और शेन शियोन से कहती है कि अगर तुमने जेंगशु के साथ ब्रेकअप ही करना था तो फिर उसको टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी। अब गॉन्जी पूछने लगता है कि क्या जेंगशु योंगी को पसंद करती है। तो शेन कहती है कि जेंगशु के दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये बातें सुनने के बाद शियोन यहाँ से चला जाता है। गॉन्जी शियोन को देखने के लिए आता है तो ये साइड में बैठा होता है। गॉन्जी कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया, मैंने तुम्हें पहले ऐसे कभी भी नहीं देखा। तो शियोन कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता। जेंगशु योंगी के पास अपना स्लाइडिंग बोर्ड लेकर आ जाती है। योंगी इसको देखकर कहता है कि अगर तुम यहाँ से उस पेड़ तक जाओगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ था। अब जब जेंगशु योंगी की बात मान लेती है तो योंगी इसको बताने लगता है कि तुम शियोन को बुरा भला कह रही थी तो उसको सुनने के बाद वो गुस्सा हो गया और वो तुम्हें वहाँ से लेकर चला गया था। जेंगशु कहती है कि फिर उसके बाद तो योंगी कहता है कि मुझे नहीं पता। ऑफिस आने के बाद जेंगशु अपने आप से कह रही होती है कि इस बात को इतने दिन गुजर गए अभी भी मैं इसी बारे में क्यों सोच रही हूँ। दूसरी तरफ ऑफिस में शियोन से फियोना मिलने के लिए आती है। शियोन से कहता है कि तुम यहाँ पर अचानक क्या कर रही हो। तो फियोना कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे डैड और अंकल सांग तुम्हें इतना सपोर्ट नहीं करते लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करती हूँ। इतने में यहाँ पर मिस्टर टियान आ जाते हैं और फियोना अपने डैड के पास चली जाती है। फियोना को इसके डैड प्यार से फीफी कह रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एयरपोर्ट से यहाँ पर सीधा नहीं आना चाहिए था। मिस्टर टियान कहते हैं कि अगर फीफी की वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए इसको माफ कर देना। तो शियोन कहता है कि फीफी मेरे लिए छोटी बहन की तरह है। और अब जेंगशु नूडल्स खाने के लिए आई होती है और इसको यहाँ पर शियोन की याद आ रही होती है। जेंगशु को शियोन की बहुत याद आ रही होती है तो ये टैक्सी लेकर इसकी कंपनी आ जाती है और कहती है कि एक दफा तो बात करनी चाहिए ताकि सब कुछ क्लियर हो सके। जेंगशु गाड़ी से उतरने वाली होती है कि ये शियोन को फीफी के साथ देखती है और ये देखकर तो जेंगशु को बहुत ही बुरा लगता है और फिर जेंगशु भी यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेंगशु ऑफिस में काम कर रही होती कि नैन इसके पास आती है। नैन जेंगशु को बताने लगती है कि कल शियोन की बचपन की दोस्त अब्रॉड से वापस आ गई है और वो यहाँ पर शियोन की कंपनी की मदद करने के लिए आई है। जेंगशु कहती है कि इस बात का मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ गॉन्जी और शेन रेस कोर्स आए होते हैं और गॉन्जी शेन को एक पोनी गिफ्ट करता है। गॉन्जी और शेन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इतने में मिस्टर गॉन मिस यी को लेकर यहाँ पर आते हैं। अब गॉन्जी के डैड को भी इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया होता है। फिर ये लोग टी पीने के लिए साथ में बैठ जाते हैं। गॉन्जी कहते हैं कि क्यों ना हम लोग हॉर्स राइडिंग करने के बाद साथ में डिनर करें। तो मिस यी कहती है कि यहाँ पर मैं तो इस नए पोनी को देखने के लिए आई थी, शाम में मेरी कुछ फ्रेंड्स के साथ मीटिंग है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो मिस्टर गॉन कहते हैं कि मैं और मिस यी यहाँ से जा रहे हैं, तुम लोग एंजॉय करो। ये कहकर ये दोनों
यहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए मिस्टर गॉन मिस यी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो, तो मिस यी कहती है कि अभी भी मैं तैयार नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पर शियोन आ जाता है और शेन को तो इसको देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शेन कहती कि यहाँ पर वो लोग आ गए हैं जो दूसरों को ब्लॉक करके खुद आराम से एंजॉय करते हैं। शियोन को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। गोंजी शेन से कहने लगता है कि इस मसले में शियोन का कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो हर्ट हुआ है क्योंकि शियोन जेंगशु के बारे में बहुत केयर करता है। शेन कहती कि ये कैसी केयर है कि तुमने जेंगशु को हर जगह से ही निकाल दिया, यहाँ तक कि अपनी कंपनी पर स्पेशल रिपोर्ट का प्रोजेक्ट भी तुमने यूलिंग को दे दिया है। तो शियोन कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। गोंजी शेन से कहता है कि तुम शियोन से बात करो कि आगे क्या करना है। शियोन शेन को बताने लगता है कि शुरू से लेकर अब तक मेरे दिल में सिर्फ जेंगशु ही है। गोंजी शेन से कह रहा होता है कि तुम इस मामले में शियोन की मदद कर दो। तो शियोन कहने लगता है कि ये मेरा और जेंगशु का मसला है, इसलिए इस प्रॉब्लम को हम दोनों खुद ही सॉल्व करेंगे। आज ऑफिस में बैठकर जेंगशु ग्रुप चैट पढ़ रही होती है जिसमें सब ये बात कर रहे होते हैं कि शियोन की कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, जिसको देखकर जेंगशु भी परेशान हो जाती है। और अब मिस ये यूलिंग को डांट रही होती है कि तुम हर रोज ही युनजुंग जाती हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। यूलिंग कहती है कि ये मेरी गलती है, मैं अब से अपना काम बेहतर करने की कोशिश करूंगी। तो मिस ये कहती है कि अब से तुम ये प्रोजेक्ट नहीं करोगी। और जब यूलिंग ऑफिस से बाहर आती है तो ये जेंगशु को कहती है कि तुम्हें चीफ एडिटर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मिस ये जेंगशु से कहते हैं कि इस वक्त तुम्हें अपनी पर्सनल फीलिंग साइड पर रखकर काम पर फोकस करना चाहिए, वैसे भी ये युनजुंग कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। मिस ये की बात सुनकर जेंगशु सोचने लगती है कि शियोन इस वक्त बहुत मुश्किल में होगा। तो मिस इसको कहने लगती है कि तुम इसके बारे में दोबारा सोचो, क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए ही तुम अपने डिजिटल मैगजीन को भी अपग्रेड कर सकती हो। जेंगशु कहती है कि मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा काम करूंगी। और इसके बाद जेंगशु शियोन से मिलने के लिए इसके ऑफिस आ जाती है। ये दोनों कुछ वक्त के लिए एक दूसरे को वैसे ही देखते रहते हैं। जेंगशु शियोन से कहती है कि आपके टाइम का शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि कंपनी की जो सिचुएशन है वो इस आर्टिकल से ये भी बात कह ही रही होती कि शियोन इसको कहता है कि क्या तुम मुझसे सिर्फ यही कहने के लिए आई हो। जेंगशु आगे से कुछ नहीं कह पाती तो शियोन कहता है कि रिपोर्टर जेंगशु तुम भी यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के बाद जेंगशु यहाँ से चली जाती है। अब असिस्टेंट चन आकर शियोन को बताता है कि नीचे जो रिपोर्टर्स हैं वो जाने का नाम नहीं ले रहे। तो शियोन कहता है कि तुम मेरे साथ नीचे आओ। और अब जैसे ही शियोन नीचे आता है तो ये सभी रिपोर्टर्स भागकर इसके पास चले जाते हैं, जो शियोन से ये पूछ रहे होते हैं कि क्या आपको लियोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करके पछतावा हो रहा है और अब आपकी कंपनी की क्या सिचुएशन है। जेंगशु भी साइड पर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। शियोन कहता है कि कंपनी में जो कुछ भी हुआ है उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, इसीलिए इस वक्त मैं आपको कोई भी ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता। तो एक रिपोर्टर पूछने लगती है कि 2 शेयर होल्डर्स जो अपने शेयर्स कंपनी से निकालना चाह रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये सुनकर शियोन जेंगशु को देखने लगता है। शियोन कहता है कि मेरी कंपनी हो या मैं, मेरे साथ वो लोग नहीं रह सकते जिनका मन ना साफ हो। ये बात सुनकर जेंगशु हर्ट हो जाती है। अब जेंगशु अपने ऑफिस आती है तो यूलिंग जल्दी में कहीं जा रही होती है। ये गलती से जेंगशु को धक्का दे देती है। इसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो जेंगशु यहाँ पर बैठकर रोने लगती है। यूलिंग तो ये देखकर घबरा जाती है और इसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें चोट लग गई है। इतने में यहाँ पर नैन आ जाती है जो यूलिंग से कहने लगती है कि आखिर तुमने जेंगशु के साथ क्या किया है। तो यूलिंग कहती है कि मेरी तो इससे सिर्फ टक्कर हुई है। नैनी से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो जेंगशु कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर जेंगशु अपने आंसू साफ करके अपने टेबल पर जाकर बैठ जाती है। रात तक जेंगशु ऑफिस में ही रहती है। और फिर जेंगशु अपने फोन से शियोन का नंबर डिलीट करने वाली होती है, लेकिन ये देखकर जेंगशु की आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये नंबर डिलीट नहीं करती और अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ शियोन आज जेंगशु के फेवरेट नूडल्स खाने के लिए आ जाता है और ये नूडल्स खाते हुए शियोन को जेंगशु की याद आ रही होती है। तो फिर शियोन जेंगशु और अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगता है और आज फिर से शियू यू की क्लास लेने के लिए आ जाती है। लेकिन आज भी जब क्लास खत्म हो जाती है तो चेन शियू को कुछ पॉइंट समझा रहा होता है और यू को तो चेन का ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब क्लास के बाद जब शियू और चेन वापस जा रहे होते हैं तो चेन से पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो शियू कहती है कि नहीं। तो चेन शियू से कहता है कि क्या मैं तुम्हें चेस कर सकता हूँ। और इतने में ही यहाँ पर यू भी आ रहा होता है जो ये बात सुन लेता है। तो शियू कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। चेन कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए बहुत वक्त भी है। शियू उसका जवाब देने के लिए कुछ सोच ही रही होती है कि यू इन दोनों के पास आ जाता है। यू इनसे कहते हैं कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तो चेन कहता है कि मैंने अभी शियू से अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है। और फिर यू के सामने भी शियू को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक मौका जरूर दोगी। लेकिन शियू उसको रिजेक्ट कर देती है। ये सुनने के बाद चेन यहाँ से चला जाता है। अब शियू भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यू इसको रोकता है। यू शियू से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। और फिर यू शियू को अपनी मोटर बाइक के पास ले आता है और फिर यू शियू को
हेलमेट पहनाता है और अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। यू शिव को टॉप से पूरे शहर का व्यू दिखाने के लिए लेकर आता है, जो देख कर शिव को तो बहुत ही अच्छा लगता है। यू शिव से कहने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं, तुम यंग भी हो और काफी क्यूट भी। यू उससे इसी तरह की बातें कर रहा होता है, जिसको सुनकर शिव को गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि तुम मुझे इतनी अच्छी जगह पर सिर्फ ये बताने के लिए लेकर आए हो। ये कहकर शिव यहाँ से जाने लगती है। यू कहते कि मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो शिव मुस्कुराने लगती है। यू कहते कि मेरे पास बहुत सारे सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। शिव कहती है कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। यू इससे कहता है कि मैं जो भी बातें तुमसे कह रहा था, ये सभी सवाल मेरे माइंड में बहुत टाइम से चल रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम काफी सोच समझ कर मुझे चुनोगी। ये सुनने के बाद शिव इसकी बाइक के बारे में जो सभी डिटेल्स होती हैं इसको बताने लगती हैं, जो सुनकर यू इम्प्रेस हो जाता है। इससे पूछता है कि तुम्हें बाइक्स के बारे में इतना कैसे पता है। तो ये कहती है कि मुझे भी बाइक्स काफी अच्छी लगती हैं और कहने लगती है कि मेरी भी एक ऐसी साइड है जिसको तुम नहीं जानते, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को ही एक दूसरे के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी को पसंद करते हैं तो आप उसके बारे में हर चीज को साथ में एक्सेप्ट करते हैं। और कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद यू मुस्कुराने लगता है और शिव तो इस बात पर एक्साइटेड हो जाती है कि प्रोफेसर यू अब मेरे बॉयफ्रेंड बन गए हैं। इसके बाद यू शिव को इसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। शिव इसके फेस पर किस करती है और इसको गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। अब योंग ही जेंगशु के साथ बैग खरीदने के लिए आया होता है। जेंगशु कहती कि तुम बहुत बिजी हो तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। तो योंग ही कहता है कि मेरी कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है। ये सुनकर जेंगशु सोचने लगती है कि अगर डार्क हॉर्स कंपनी में सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा है तो सिचुएशन शॉन के लिए तो और भी मुश्किल हो गई होगी। अब यू और शिव भी इसी मॉल में आए होते हैं और शिव जेंगशु को योंगी के साथ जाता हुआ देख लेती है और सोचने लगती है कि आखिर जेंगशु इसके साथ क्या कर रही है। और अब ये यू को लेकर इनका पीछा करने लगती है। जब योंगी और जेंगशु रेस्टोरेंट में आ जाते हैं तो शिव भी जेंगशु के पास आते और कहती है कि कैसे इत्तेफाक है कि आप भी मुझको यहाँ पर मिल गई हैं। इन दोनों ने हाथ पकड़ा होता है तो ये देखकर जेंगशु हैरान हो रही होती है और शिव जेंगशु के साथ डिनर करने का कह रही होती है। तो योंगी कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करती। ये सुनते ही शिव जेंगशु के साथ वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है और जब खाना आ जाता है तो शिव जेंगशु के खाने की पिक्चर शॉन को सेंड करके बताती है कि ये जेंगशु ने ऑर्डर किया है। अब योंगी जेंगशु को डिफरेंट चीजें ट्राई करने के लिए दे रहा होता है। ये देखकर तो शिव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब शिव जेंगशु की प्लेट में बैम्बू शूट्स रखती है और कहती है कि मेरे अंकल को भी ये आपके होम टाउन में काफी पसंद आए थे। ये सुनकर योंगी कहने लगता है कि जब हम लोग न्यू ईयर वाले दिन मिले थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे होम टाउन के बैम्बू शूट्स इतने अच्छे हैं। ये सुनकर तो शिव को और भी बुरा लगता है और अपने अंकल को मैसेज करके कहती है कि अगर आप जेंगशु को खोना नहीं चाहते तो आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। दूसरी तरफ शियान घर पर अपसेट बैठा होता है और अब ये शिव के मैसेज देखता है, जिसको देखकर ये और अपसेट हो जाता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।